नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। अ, एशिया को अमेरिका ने अंततः युद्ध की विभीषिका में धकेल दिया है। इजराइल ने हमला किया ईरान के ऊपर, और इजराइल ये कह रहा है कि मैंने हमला किया, और मैंने हमला इसलिए किया कि मुझे उनके न्यूक्लियर वेपन्स की सारी साइट्स को खत्म करना था। और जब उनकी जब इजराइल की हालत खराब हो गई, जब इजराइल को ये लग गया कि अब एक दो दिन से ज्यादा वो ईरान के सामने टिक नहीं पाएगा, तो अब्बा 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 करते हुए पहुंचे, और बड़े पापा ने फिर उसको कूदना ही पड़ा। अब वो जो बड़े पापा हैं, वो मतलब झूठ करने में हमें लगता था कि झूठ बोलने की पीएचडी तो हमारे यहाँ का एकाधिकार है, लेकिन शायद अमेरिकन यूनिवर्सिटीज हमसे ज्यादा आगे हैं, और झूठ बोलने में भी शायद वो हमसे आगे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि उनकी टैक्टिस थी। एक व्यक्ति कहता है अमेरिका का राष्ट्रपति, दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति, एक दिन कहता है कि हम 2 हफ्ते तक हम इसमें ज्वाइन नहीं करेंगे, और हम सिचुएशन को देखेंगे, और दूसरे दिन जाके वो उसमें बम गिराता है। तो ये क्या दर्शाता है? एक तो वो झूठे हैं, दूसरा उनको डर भी लगता है। डर लगता है, ये जो अमेरिका दिखाता है ना कि मुझे डर नहीं, वो डर लगता है, तो वो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज देना चाहते हैं। मैं इन चीजों में आगे बढ़ूं उससे पहले मैं एक दो छोटी चीजें इसलिए आपके साथ शेयर कर ले रहा हूं कि प्लीज अंडरस्टैंड कि व्हाट इज हैपनिंग। अमेरिका ने एक स्ट्राइक किया, जिस स्ट्राइक जो एयर स्ट्राइक है, और जिसका आ रहा है कि उनके जो बॉम्बर्स हैं वो इतने हजार किलोमीटर तक अंदर चले गए, और उन्होंने ऐसा बम फेंका जो सुरंग बना के अंदर जाता है, फिर वो सुरंग बना के वहीं पे फट जाता है, और क्या क्या करता है, ये सब उसकी उन्होंने कारस्तानी कर दी। लेकिन उसकी वजह से जो इफेक्ट वो चाह रहे थे कि ईरान के ऊपर, न ईरान डरा, न ईरान में पैनिक है, और ईरान अब तैयारी कर रहा है कि हम आपको ठीक करेंगे। ईरान उससे कहीं नहीं डरा। अब या तो ये अमेरिका ने वैसा ही झूठ बोला। भाई, अगर हम कह सकते हैं कि हमने कहाँ जाके घर में घुस के मारा, तो हमसे बड़ा एक घर में घुस के मारने वाला है। तो नंबर एक। नंबर दो, अब दिक्कत क्या शुरू हो रही है अमेरिका के पर्सपेक्टिव से, मैं सारी बातें कर रहा हूं। जो लिखित वो है, अमेरिका के सोल्जर्स अमेरिका के बाहर भी हैं, और अमेरिका पूरी दुनिया में अपना स्ट्रेटेजिक उसके लिए अपने सैनिकों को भेजता रहता है। उसके 160 से एक अरे 1,60,000 से 1,70,000 सैनिक, जापान में करीब 53,000, जर्मनी में 35,000, साउथ कोरिया में 24,000, इटली में 12,000, यूनाइटेड किंगडम में 10,000। ये केवल सैनिक है, इसके अलावा जो उनको सपोर्ट सिस्टम है वो अलग है। इसके अलावा अमेरिका इराक, सीरिया, यमन और सोमालिया में भी अपने सैनिकों को रखता है। इसकी फिगर बहुत ऑफिशियल नहीं। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं कि अब अमेरिका को दिक्कत यह है कि जब ईरान ने कहा है कि आपने हमारे घर में अंदर घुस के मारा है, तो अब हम आपके भी सैनिक ठिकानों पे, आपके भी नेवल ठिकानों पे हम भी स्ट्राइक करेंगे, क्योंकि दुनिया भर में आपके सैनिक ठिकाने हैं। कब होगी स्ट्राइक नहीं होगी, लेकिन वो ये एक बार भी नहीं कह रहा कि हम स्ट्राइक नहीं करेंगे। नंबर एक। नंबर दो, ईरान ने जो तेल वाहक जहाज आते हैं, जो क्रूड लेके दुनिया में घूमते हैं, उसका 20% जो तेल वाहक जहाज हैं उनका रूट ईरान होके आता है। ईरान उस रूट को कंट्रोल करता है, उस सी रूट को वो ईरान ने बंद कर दिया। अब बंद करने का इफेक्ट क्या है कि तेल के प्राइसेस बेतहाशा बढ़ेंगे, और एक ऐसी वॉर जिससे हमसे आपसे कोई लेना देना नहीं, भारत को भी उसका प्राइस चुकाना पड़ेगा। तो धीरे धीरे दुनिया के सारे एक काफी बड़े देश इसकी लपेट में आ जाएंगे, भले ही वो वहां जाके वॉर कर रहे हो ना कर। अब जरा एक और चीज समझ लीजिए। दुनिया के एटम बम बनाने वाले, एटम बम जिनके पास है, जिसको लेके एटॉमिक बम जिसको बोलते, वो दुनिया के 9 देश घोषित रूप में एटॉमिक बम अपने पास रखे हुए हैं। यूएसए, रशिया, फ्रांस, चाइना, यूनाइटेड किंगडम, इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल और नॉर्थ कोरिया। और ये माना जाता है कि 9 देशों में मिला के करीब 12,000, 12,500 कुल ये वेपन्स हैं। ये जो एटॉमिक वेपन्स हैं, जो न्यूक्लियर वेपन है, वो कुल करीब 12,500।
अब जरा उनकी तादाद भी सुन लीजिए। ये मैं सुप्री और इंटरनेशनल जो एजेंसीज हैं जिनके हवाले से कह रहा हूं, हर जनवरी में ये होता है, रिपोर्ट होता है, और ये सार्वजनिक उसमें है। दुनिया में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर हथियार आज भी रशिया के नियंत्रण में है, करीब 4300, 4300। अमेरिका के पास 3700, चाइना के पास 600, और छठे नंबर पे भारत आता है 180, पाकिस्तान 170, हमारे बिल्कुल पीछे खड़ा हुआ है, और फिर इजराइल और नॉर्थ कोरिया आते हैं। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि जरा ये लार्जर गेम भी समझ लीजिए। एटम बम आप रखेंगे, आप 3700 एटम बम रखेंगे, उसको उसको नष्ट नहीं करेंगे, फिर कहेंगे नहीं तुम नहीं बना सकते हो, तुम नहीं रख सकते हो। इसका ठेका हमने ले रखा है कि आप कहीं कुछ दादागिरी ना करें। एक और आपको इंटरेस्टिंग बात इसलिए बता दूं कि वो चीजें एक दूसरे से रिलेटेड हैं, फिर आपको चीजें समझने में भी आसानी होगी। IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी नाम की एक चीज है दुनिया में, जो UN चार्टर के थ्रू के उसके बनी है, और जो ये कहता है कि जो जितने हमारे एटॉमिक एनर्जी के जितने ठिकाने हैं, उसको जो न्यूक्लियर वो है, उसका एक सेंसस होता है हर साल, लोगों को बताना होता है, और वो पूरी दुनिया के नजर में। जो 3 ठिकानों पे जहां पे अमेरिका ने स्ट्राइक किया है, वो स्ट्राइक उन IAEA की नजर में था। तो अगर, और उसमें यह भी माना जाता है कि यहां पे कोई स्ट्राइक नहीं होगा, यहां पे कोई आप बम नहीं गिराएंगे। उसका कारण सबसे बड़ा यह है क्योंकि वो न्यूक्लियर है, और अगर वहां पे कोई बम गिरता है तो उसका जो रिसाव है, उससे जो जो खराब चीजें निकलती हैं, उससे जो प्रदूषण होता है, या वो आपके कंट्रोल में नहीं है, तो इसलिए आप नहीं गिराएंगे। वहां पे हम अमेरिका ने गिरा दिया, अमेरिका ने गिरा दिया है, कोई प्रदूषण नहीं हुआ है, कुछ वो नहीं हुआ है, इसके लिए माना जा रहा है कि वहां कुछ न्यूक्लियर था ही नहीं, वो वहां से हटा चुके थे। दूसरी बात जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जब आप UN चार्टर को नहीं मानेंगे, आप IAEA को नहीं मानेंगे, तो आप कौन है? मतलब आपका, जब आप अपने पास सबसे ज्यादा बम रखेंगे, अपने पास सबसे ज्यादा न्यूक्लियर रखेंगे, और फिर आप चौधराहट करेंगे कि तुम नहीं, और हम बम गिरा देंगे। इसका मुश्किल इससे क्या हो रहा है, जब आप इंटरनेशनल सर्वेलेंस एजेंसीज IAEA UN को नहीं मानते हैं, तो दुनिया के बहुत से देश, बहुत से कारणों से, मैं उस कारण में आज नहीं जा रहा हूं, आर्म रेस शुरू हो जाती है, और हथियार खरीदो, क्योंकि अगर हथियारी से ताकत बनती है तो हथियार खरीदो, अगर हथियार से ही सत्ता में कब्जा जमाए रख सकते हैं तो हथियार खरीदो, आर्म्स रेस बढ़ती है। अब यहां पे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि आर्म्स रेस से होता क्या है। ये सिप्री एक संस्था है इंटरनेशनल, उसके हिसाब से जो पूरा ग्लोबल, पूरी दुनिया का जो आयुध आर्म्स का जो एक्सपोर्ट है, ग्लोबल आर्म एक्सपोर्ट, उसका 43% केवल और केवल अमेरिका कंट्रोल करता है। 43% हथियार, लो मरो मारो मारो, हम हथियार दे रहे हैं, हथियार की सप्लाई अमेरिका दिए जा रहा है, मारो तुम, जा जाके मारो। ये काम पूरी दुनिया में हथियार सप्लाई करने का काम है, और फिर कह रहा है शांति होनी चाहिए, शांति होनी चाहिए, उनको पीस प्राइज मिलना चाहिए। मतलब ये आपको कुछ अजीब सी चीज नहीं लग रही है? ये वही चीज है जिस तरह से भारत में एक्साइज डिपार्टमेंट, जो एक्साइज डिपार्टमेंट जो शराब पे शुल्क लगाता है, उसी एक्साइज डिपार्टमेंट में मद्य निषेध डिपार्टमेंट भी आता है। मतलब एक तरफ यह है कि 100 रुपया भाई शुल्क लाओ, और दूसरी तरफ 10 रुपया खर्च किया आता है कि नहीं नहीं शराब मत पियो। उसी तरह का कुछ यह है दुनिया में। नहीं नहीं लड़ाई झगड़ा मत करो भाई, हथियार नहीं है, और शांति शांति शांति, लेकिन सबसे बड़े हथियार के सप्लायर हम हैं। 43% ऑफ द ग्लोबल आर्म एक्सपोर्ट इज बाय USA। फ्रांस 10%, रशिया 8%, चाइना 6%, जर्मनी 6%, और ये 5 देश मिलके करीब 72%, 72% ये लोग करते हैं। और ये मैंने सिर्फ फिगर आपको इसलिए बताई कि आप जरा समझ लीजिए कि खेल क्या है। एक और चीज इंपॉर्टेंट है, और वो इसलिए समझना इंपॉर्टेंट है कि टर्की भी एक बड़ा, टर्की और इजराइल जो पहले 5 में नहीं आता है, ये भी बड़े आर्म सप्लायर। टर्की करीब 7-8 बिलियन का आर्म सप्लाई करता है। अब
ये तो एक लार्जर बात मैंने आपसे कर ली। अब मैं आपसे एक और बात ये करूंगा कि ये जो जो अभी सब ये सब कुछ हो रहा है, उसमें विदेश नीति क्या कर रही है? क्योंकि ये अच्छा, ये भी एक फैक्ट है जो आपको आपको भी समझना चाहिए। ट्रम्प जी का ग्लोबल आर्म्स एक्सपोर्ट की जो मार्केट है, वो 2024 में सबसे ज्यादा, इट इज वैल्यूड एट द हाईएस्ट आफ्टर कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर जब शीत युद्ध था रशिया और यूएसएसआर और अमेरिका के बीच, उसके बाद इस समय ऑल टाइम हाई ग्लोबल आर्म एक्सपोर्ट हुआ है। तो ये सारे देश जो आज मिलकर कह रहे हैं ना, नहीं लड़ाई में, लड़ाई नहीं, ये सब चक्कर में है कि लड़ाई हो तो हमारा हथियार और खरीदा। ये चाहते हैं कि लड़ाई हो, ये झूठ बोल रहे हैं कि लड़ाई ना हो। ये कुछ उसी तरह का है कि कोविड अगर फैलेगा तभी दवा बिकेगी, लड़ाई होगी तभी हथियार बिकेंगे, तभी रोजगार मिलेगा, तभी अमेरिका खुशहाल होगा। अमेरिका के इंटरेस्ट में यह है कि दुनिया में लड़ाई हो। ये मोटी बात मैं कह रहा हूं। इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ अमेरिकन इकोनॉमी दैट देयर इज अ वॉर इन द वर्ल्ड, और वो अपने हथियार को और सप्लाई कर सके। एक इंपॉर्टेंट बात, अब मैं थोड़ा भारत की पोजीशन पे आ जाऊं। भारत क्या कर रहा है, और वो इंपॉर्टेंट है। भारत क्या कर रहा है और क्यों नहीं कर रहा है? भारत क्या कोई पोजीशन ले रहा है? कल संडे को यूएन में एक ईरान के ऊपर जो अमेरिका का हमला हुआ है, उसके विरुद्ध एक रेजोल्यूशन के लिए 3 देशों ने मिलकर कहा है सिक्योरिटी काउंसिल में किसकी मीटिंग बुलाइए और इस पे बातचीत करके इस पे एक रेजोल्यूशन पास हो। ये गलत हुआ है। जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके 5 परमानेंट सदस्य हैं, आपको पता है, और टोटल सदस्य 15 होते हैं, जिसमें पाकिस्तान भी इस समय है। उस मतलब 5 + 10, 5 के पास वीटो पावर होती है। किसी भी रेजोल्यूशन को पास कराने के लिए अगर वो 9 वोट मिल जाते हैं तो रेजोल्यूशन पास समझा जाता है। लेकिन अगर वो परमानेंट मेंबर यूएसए या यूएसएसआर या चाइना या फ्रांस या यूके, अगर ये एक आदमी भी वीटो लगा देता है तो वो पास नहीं माना जाए, भले ही उसके पक्ष में 14 वोट हो। अब इस समय क्या है, उस रेजोल्यूशन की मांग किसने की है, ये इंपॉर्टेंट है और ये समझना इंपॉर्टेंट है। उस रेजोल्यूशन की मांग की है रशिया, चाइना, और सुन के ताज्जुब होगा, पाकिस्तान। पाकिस्तान के असीम मुनीर जब जाके अभी रोटी तोड़ के आए हैं व्हाइट हाउस में, भोजन खा के आए हैं, मेरे ख्याल में उसमें नमक तो जरूर पड़ा होगा, लेकिन उनको वो नमक हलाली पाकिस्तान आते आते उसका स्वाद खत्म हो गया। उनको अपने को पोजीशन किया है उन्होंने रशिया और चाइना के साथ, क्योंकि उनके सारे, उनके हाथ पैर, उनके तो बल्ले बल्ले है। इधर अमेरिका कह रहा है कि हमारे साथ आ जाओ, चीन कह रहा है हमारे साथ आ जाओ, रशिया कह रहा है हमारे साथ आ जाओ, तो उनको तो इस समय उनकी निकल पड़ी है, लॉटरी खुल गई है पाकिस्तान की। पाकिस्तान उसके अगेंस्ट खड़ा है, भारत चुप है। भारत कुछ बोल ही नहीं रहा मुंह में। क्यों चुप हो भाई? अगर भारत के नरेंद्र मोदी भाजपा सरकार को यह लगता है कि इस समय वो स्पष्ट हो गया है कि भारत इजराइल के साथ खड़ा हुआ है, भारत अमेरिका के पिछलग्गू के रूप में स्टैब्लिश हो गया, तो व्हाई नॉट से इट, टेल यू। आज हिंदुस्तान में कहो कि इन इन वजहों से हमें इसराइल के साथ खड़े रहना है, इन कारणों से हमें अमेरिका के साथ खड़े रहना है, भारत के हित में यह है कि हम अमेरिका और इसराइल के साथ खड़े रहें। कहिए ना, क्यों नहीं कह रहे हैं? कहिए अपने लोगों से कि ईरान के साथ खड़े होने से कोई फायदा नहीं है, भारत के हित में नहीं है। आप कहिए साफ साफ अपने लफ्जों में कि अमेरिका और इसराइल के साथ खड़े होने में भारत का हित है, और इन कारणों से बोलिए ना। आप क्यों चुप हैं? आपकी विदेश नीति क्या कर रही है? जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर थे, अब्बास साहब, अब्बास अरोगेदिया बोलते हैं, अब्बास साहब, उस असुविधा के लिए उनको अब्बास साहब कहेंगे। अब्बास साहब जाते हैं जेनेवा, उनसे फॉरेन मिनिस्टर आके, उनकी पहले से वो शेड्यूल किए हुए हैं, उनसे जर्मनी, फ्रांस, यूके,
यूरोपियन, ये सब फॉरेन मिनिस्टर्स आके उनसे बातचीत कर रहे हैं कैसे रोका जाए, कैसे क्या किया जाए। अब्बास साहब पहुंचते हैं टर्की, उनसे दिन भर बात करके आज पहुंच गए हैं रशिया। वो अपनी, जिसको कहते हैं ना कि एक जो देश है वो घूम घूम के बता रहा है कि उनके साथ क्या हुआ, और वो एक सपोर्ट को बिल्डअप कर रहा है। क्या भारत जो 140 करोड़ का देश, विश्व गुरु कहने वाला, क्या ईरान के फॉरेन मिनिस्टर से उसको नहीं जाके मिलना चाहिए था जिनेवा में या कहीं पे भी? उसको अपनी तरफ से कोई पहल नहीं करनी चाहिए थी? आप इजरायली की बात करते, आप अमेरिका की ही बात करते उनसे जाके कि हम अमेरिका के पक्ष की बात करने आए हैं, लेकिन बात तो करिए। चुप रहने से काम नहीं चलेगा मोदी जी। चुप्पी, आप आप भारत में नोटबंदी के बाद चुप्पी लगा के निकल सकते हैं। आप 15 लाख हर एक के उसमें ट्रांसफर होंगे ये वादा करके निकल सकते हैं, लेकिन इंटरनेशनल उसमें बोलना तो पड़ेगा। एक इंपॉर्टेंट बात इसलिए ये मैं कह रहा हूं कि अभी शंघाई और एससीओ की एक समिट है, समिट में सब जगह के राष्ट्राध्यक्ष जाते हैं, मोदी जी उसमें नहीं जा रहे हैं। मोदी जी कहां जाएंगे? मोदी जी अभी जो घूम घाम के, कोई 9 लाख का देश, कोई 10 लाख का देश, कोई 20 लाख का देश, उसके पास जाने के लिए उनके पास टाइम है, लेकिन मोदी जी एससीओ की समिट में नहीं जा रहे हैं। किसको भेज रहे हैं? राजनाथ सिंह और अजीत डोवाल को। एससीओ की मीटिंग प्राइमरली व्यापार मीटिंग होती है, रक्षा का उसमें नहीं मामला है, उसमें राजनाथ सिंह को भेजा रहा है। आप फेस क्यों नहीं कर रहे हैं? आप डोमेस्टिक उसमें, आप मणिपुर नहीं जाते हैं, आप कश्मीर नहीं जाते हैं, आप जहां मुश्किल चीजें होती हैं वहां जाते नहीं हैं, मुंह चुराते हैं, बोलते नहीं हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, जवाब नहीं लेते हैं, संसद नहीं चलने देते हैं, संसद नहीं बुलाते हैं, ऑपोजिशन से नहीं मिलते हैं। आप अब विदेश से भी भागने लगे। आप क्यों, आप एससीओ की मीटिंग, आप G7 में जिसके आप सदस्य भी नहीं है वहां भागे भागे चले गए, और आप एससीओ जिसके आप मेंबर हैं, जो हमारे पड़ोसी राज्यों से, रशिया, चीन, इनसे हमारा, पाकिस्तान उसका मेंबर है, हमारा रोज का जिनसे से संपर्क है, हमारा कुछ ना कुछ उनसे काम पड़ता है, आप वहीं नहीं जा रहे हैं। G7 क्यों गए थे? आपको जवाब देना होगा मोदी जी, ऐसे थोड़ी चलेगा। आप भाई, मान लीजिए आपको ये लगता है कि इजराइल, जैसा कहा जा रहा है इजराइल तबाह हो जाएगा, आपके पास एक बहुत अच्छी स्कीम है। आप कुछ राशन, आप 5-10 किलो राशन हिंदुस्तान के 85 करोड़ लोगों को देते हैं। करीब 1 करोड़ पॉपुलेशन इजराइल की है, 9 करोड़ पॉपुलेशन ईरान की, 10 करोड़ लोगों को और चालू कर दिया। आप कहिए कि हम तो ये राशन के मास्टर हैं भाई, आप लोग बड़ी उसमें लीजिए राशन हमारे यहां से। अब उसमें यह है कि आपकी फोटो लग के जाएगा, आपकी वाहवाही होगी, आप वही शुरू कर दीजिए, कुछ तो करिए। यू कैनॉट जस्ट सिट एंड वेट एंड बी साइलेंट ऑन दीज इश्यूज, बिकॉज आप आज अगर चुप हैं तो उससे भारत की के लिए मुश्किल आगे आने वाले समय में पैदा हो रही है। कुछ नहीं है तो मेरे हिसाब से जो 85 करोड़ करोड़ राशन लोगों को दिया जा रहा है, वो एक्सटेंड कर दीजिए, वो योजना ईरान और इजराइल दोनों के लिए। आपकी बात भी हो जाएगी। सोनिया गांधी कह रही है ना कि दो नेशन है, आपको बोलना चाहिए, आप कहिए हम दोनों लोगों को राशन देंगे। आप अपने यहाँ तो 29 तक कमिट कर ही दिए हैं, उनको भी कह दीजिए कि अगले 2-4 साल देंगे। तो चलिए राशन ही लेके आप चले जाइए वहां पे, आप फिर अपनी फोटो खिंचाइए, आपका राशन का जो बैग जाए उस पर आप लोगों से पूछिए कैसे कि आप बैटल उसपे की ड्रेस में पहन के, आप जवान की ड्रेस, मतलब एक योद्धा की ड्रेस में वो आपकी फोटो जाए, या आपकी फोटो एक टैगोर की टाइप चली जाए, लंबी दाढ़ी और कवि के रूप में आपकी फोटो जाए, कि आपकी, मतलब आपके पास बहुत से, वो तो आप हम सब लोगों से बेहतर आप समझ लेंगे। फोटो वोटो लगाइए, 2-4 फोटो लगा दीजिए, एक फोटो क्या है, लेकिन बोलना शुरू करिए। देश को आपकी चुप्पी की बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है मोदी जी। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।